रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनाअनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल माइदा में, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ न करो। इंसाफ करो, यही तक़वा के ज़्यादा करीब है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। इंट्रोडक्शन करवा दें जी आप। सर अब्दुल समाद, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर मिर्ज़ा सरफराज, डायरेक्टर जनरल ऑडिट वर्क्स पंजाब से। सबीन साबिर, डायरेक्टर वर्क्स ऑडिट। सर शहजाद पारवी, डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट सर। डॉक्टर शाहजेब, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। इमरान सिकंदर बलोच, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। मोहम्मद ताहिर वट्टू, स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। कमर रियाज चीमा, डायरेक्टर कमर्शियल ऑडिट पंजाब। इरफान अहमद सर, ऑडिट ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट सर। पेज 1 से सर तीन सर जी डीजी ऑडिट साहब। सर ये ऑडिट ईयर 2022-23 की रिपोर्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी। इसका पैरा नंबर 1 है इरेगुलर हायरिंग ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, इंटरनल ऑडिटर एंड HR फॉर्म ₹3.453 मिलियन। ये डीपी नंबर पढ़ दें आप ज़रा। डीपी नंबर सर ये कमर्शियल पैरा नंबर फरमा दें। पैरा नंबर ये सर सीरियल नंबर 1 है, पेज नंबर 1 के ऊपर 17.1.4.1। सर इसमें हमारी गुजारिश ये थी कि इन्होंने एक टैक्स कंसल्टेंट हायर किया, उसके लिए ऐड दिया और उसमें एक वर्ड लिख दिया बिग 4, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो लिमिट हो गया टू बिग 4 ऑडिट फर्म्स। तो हमारी कंटेंशन ये थी कि इसमें प्रोब रिपोर्ट क्या आई है वो ज़रा बताएं आप। सर इसमें प्रोब रिपोर्ट ये आई है कि जो सिलेक्शन है, एक बिग 4 जो हैं, ये एक इंटरनेशनली यूनिवर्सली रिकग्नाइज फ्रेमवर्क है। दुनिया भर में बिग 4 से मुराद यही है कि जो 4 बड़ी ऑडिट की कंपनियां हैं उनको इसलिए काम दिया जाता है क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है और रिस्क सेंसिटिव वो हैंडलिंग करते हैं। तो प्रोब रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया था कि एक इंटरनल ऑडिट यूनिट फ्यूचर के लिए कर ली जाए, और जो ये रिकमेंडेशन है बिग 4 वाली, इसको फाइनेंस को भेजा जाए फॉर रेगुलराइजेशन। तो फाइनेंस को सर हमने भेजा हुआ है और फाइनेंस की अभी जो इसके ऊपर ओपिनियन है वो अवेटेड है। सर देखिए, इसमें रेगुलराइजेशन तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है कि जैसे उन्होंने दी है, उन्होंने किसी को मना नहीं किया कि बिग 4 ही है। मेरा ओपिनियन है कि इसमें रेगुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सेटल ही है या अदरवाइज इस प्रोब के ऊपर कोई रिकवरी है। सर उसमें हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि जब इन्होंने ये ऐड दिया 17 अगस्त को, तो 1 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी, तो बिग 4 में से कोई भी नहीं आया।
फिर इन्होंने ईमेलें की उनको और कहा कि ये हमने 2 तारीख तक एक्सटेंड कर दी है, तो वो हमें सीरीज़ दें, ये हमें इतना ही एविडेंस दिया गया। उसके बाद वो आए नहीं आए वो हमें नहीं पता। तो हम ये कहते हैं कि आप ये क्यों लिमिट कर रहे हैं? टैक्स कंसल्टेंसी है, इतनी फॉर्म्स हैं आई कैप के तहत पाकिस्तान के अंदर, आप अपनी टर्म्स रख लें, फ्यूचर में डायरेक्शन आप दे दें इनको कि बिग 4 से आप खुद लिमिट कर रहे हैं। बिग 4 कम्स आफ्टर बिग वर्क। तो आपका अगर छोटा सा काम है उसमें आप बिग 4 लिख देंगे तो दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड ड्यू टू कि उसमें रिन्यूमरेशन बहुत थोड़ी। अच्छा डीजी साहब, गुजारिश ये है कि क्या पेपरा एक्सटेंशन की इजाज़त देता है डिपार्टमेंट को? सर उसमें लिखा हुआ है सर वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन आपने करना है। बिग 4 जो फर्म्स हैं वो बिग ऑडिट फर्म्स हैं, आई एग्री टू दैट। तो इनकी जो जॉब है वो अगर आप लिख देंगे तो बिग 4 तो फिर भी आएंगी, अगर काम आपका ऑडिट फर्म भी लिख देंगे तो वो आएंगी। लेकिन हो ये रहा है कि अब हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट लोकल हैं वो भी हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो कंपटीशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो प्राइस है उसमें इकोनॉमी नहीं ऑब्जर्व हो सकती। अच्छा, द क्वेश्चन इज दिस कि भी बेस्ट 4 है कि फर्स्ट 4 है? ये सर बिग 4 है। बिग 4 है। बिग 4। सेकंड क्वेश्चन वही, क्या पेपरा डिपार्टमेंट को इजाज़त देता है कि वो एक्सटेंशन कर सके? अगर डिपार्टमेंट आपका रिप्लाई यस में है सर वो भी बता दें, नो में है सर तो ये कर सकते हैं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं जो तो इन्होंने फिर इसमें कहाँ पे गलती? सर गलती हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आप एडवर्टाइज करते हैं टैक्स कंसल्टेंसी, तो उसमें बिग 4 जो आपने लिखा है उससे ये हुआ कि बिग 4 जो पॉसिबल कंपटीशन है वो अब सिर्फ बिग 4 फर्म्स के दरमियान होगा। तो हम ये कहते हैं कि पेपरा ये कहता है कि आप वाइडेस्ट कंपटीशन कराएं, तो स्पेसिफाइड ना करें। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी को ब्रांड स्पेसिफाई कर दें कि हमने इसी ब्रांड की चीज़ लेनी है। हाँ, हम ये कहते हैं कि आप फ्यूचर डायरेक्शंस जो हैं, ये प्री क्वालिफिकेशन ही मॉडल है ना, प्री क्वालिफिकेशन भी तो होती है ना, कुछ फर्में उसमें प्री क्वालिफाई करके उसके दरमियान कंपटीशन होता है, ये वही मॉडल है। अच्छा, डिपार्टमेंट क्या कहेगा जी इसमें? सर इसमें गुजारिश ये है कि ये जो भी हमारा मैटर है, नंबर 1 ये पेपरा की कोई भी लॉ की किसी भी प्रोविजन की वायलेशन नहीं हुई सर, 1। 2 सर ये है कि ये डिपार्टमेंट या प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो क्वालिटी का क्या बेंचमार्क सेट करता है सर। सो ये जो बिग 4 है सर, इट इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड, और ये बेसिकली इन ऑर्डर टू सेट दैट बेंचमार्क ऑफ quality that was stated there while hiring these firms. तो इसमें definitely अच्छा, फॉर्म्स की हद तक तो चलें, कुछ मुझे ये थोड़ा सा आप कमेटी को अप्राइज करें कि आपका HR डिपार्टमेंट है? HR डिपार्टमेंट सर महकमे में नहीं होता सर, वो एडमिन डिपार्टमेंट है सर, लेकिन डेफिनेटली यानी वहाँ पे है अगर? जी सर। तो अगर HR डिपार्टमेंट की मौजूदगी में आप HR फर्म हायर करेंगे तो फिर आपका जो HR डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसको ज़रा क्लैरिफाई करें ना जी। सर इसमें गुजारिश ये है कि वो जो HR फर्म है सर, वो एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हद तक है। ये फाइनेंशियल और ऑडिट के मैटर्स हैं जिसके लिए कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है फॉर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एडवाइस अकॉर्डिंगली सर। सो HR डिपार्टमेंट के पास इस तरह की एक्सपर्टीज़ नहीं है सर कि वो इस लेवल की जो ऑडिट है, क्योंकि इतना वॉल्यूम इन्वॉल्व है सर इसके अंदर, तो वो उसको ऑडिट अपने ओन पे कर सके। और लास्टली एंड इम्पॉर्टेंटली ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने एक्सटर्नल ऑडिटर को एंगेज करना है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन ऑर्डर टू हैव दैट थर्ड पार्टी वैलिडेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, TPV। With the permission of the chair, ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये कंसल्टेंट आप हायर करते हैं, इनकी क्या ड्यूटी होती है सर? इनकी देखें और इन्हें पे कौन करता है? सर इसमें नंबर 1 आपका जो लास्ट क्वेश्चन का पहले आंसर, पे सर वो करता है जिसने कि इनकी सर्विसेज को हायर किया है, प्रोक्योरिंग एजेंसी सर। फॉर इंस्टेंस हमारे केस में जो हमारा तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट, उसके नीचे जो हमारी ऑटोनमस इदारे हैं, PTC या PM है, उनके अपने इंडिपेंडेंट बजट होते हैं, इनकी पेमेंट वहाँ से फिर होती है और वो बजट जो होते हैं वो बाकायदा अप्रूव्ड होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से सर। मैं समझ गया हूँ, मैंने कहा ओवरसाइट तो इन्होंने अब उन्हीं की करनी होती है ना, जो इन्हें हायर करते हैं और जो इन्हें पे करते हैं। जी सर।
तो जो पे करेगा सर और इन्हें हायर करेगा ये क्या ओवरसाइट करेंगे उसकी? सर उसमें होता ये मैकेनिज्म कहाँ से डेवलप हुआ? सर मैं एक्सप्लेन करूँ। इसके पीछे क्या सोच कार फरमा है? आप एक कंसल्टेंट हायर करते हैं, महकमे के लोगों को भी पे करते हैं, कंसल्टेंट को भी पे करते हैं। अब जो हायरिंग फोरम है जो कंसल्टेंट को पैसे देता है या अदा करता है उसको उसकी तनख्वाह, वो आपके अगेंस्ट जा सकता है? जी सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, मैं इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ आपसे। सर ये इस तरह है कि पीटीसी कंपनी है और बीओडी उसको मैनेज करती है। बीओडी एक इंडिपेंडेंट उसके अंदर अदारा है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स पे है। बीओडी हायर करता है किसी भी थर्ड पार्टी को, कंसल्टेंट को, टैक्स एडवाइज़र को, जो कि बीओडी को रिपोर्ट देता है कंपनी के मामलात के ऊपर। यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने हायर किया ये बिग 4 कंपनीज़ को। उन्होंने रिपोर्ट दी कि जी ये इंटरनल इनके मामलात हैं, ये इनके टैक्स के मामलात हैं, और फिर बीओडी उसके ऊपर फैसला करता है। अगर आप सर कभी देखें जो बीओडी के मिनट्स आप हैं। शायद मेरी बात को समझे नहीं सर मैं बीओडी तो उन्हें नहीं ना पे करता, पे तो वही कंपनी करती है ना। जी सर, तो बिग 4 को सर उसको पेमेंट कौन करता है? सर पेमेंट इनको बिल्कुल डिपार्टमेंट करता है, कंपनी डिपार्टमेंट करता है, तो फिर वो अगेंस्ट द डिपार्टमेंट कैसे जाएंगे? सर जाते हैं, रूटीन में जाते नहीं नहीं, ये तो देखे ना, आप एक मुलाजम रखें और मुलाजम जो है वो आप पर ओवरसाइट करे और आपके खिलाफ लिखे, पे भी आप उसको करें, ये सेंस प्रिवेल करती है? सर ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, बिग 4 लेने नहीं, का मैं मकसद समझ भी गया यही था। हूँ, दिस इज ए जनरल प्रैक्टिस, जी जी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मैकेनिज्म क्या दुरुस्त है? सर ये इस्टेब्लिश्ड गवर्नेंस का और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैकेनिज्म है। क्या ये रेक्टिफिकेशन नहीं मांगता कि इसकी हायरिंग अथॉरिटी कोई हो और अगर उसी ने ही जिसका कंसल्टेंसी अगर उसी एंटिटी की करनी है जिसने इसे पे करना है, तो फिर ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू मी। जहाँ तक अकल काम करती है, मेरा मुलाजम मेरी ओवरसाइट कैसे करेगा? सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये क्योंकि हमारे मुलाजिम तो नहीं है, हम इनको नहीं, मुलाजम आपके नहीं है, लेकिन पे तो आप करते हैं ना। पे मास्टर का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो नहीं, पे मास्टर का यही मतलब होता है कि वो आपके ताबे फरमान है, और क्या होता है? नहीं सर, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। नहीं, आप समझते हैं ना, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ ना, ये बहुत सी जगह पे कंसल्टेंट्स जो है आप हायर करते हैं, तो मैं चेयर से कहूँगा कि इसके ऊपर ज़रा एक कंप्लीट ब्रीफिंग इनसे ले कि ये जो कंसल्टेंसी जो है इसका कोई मैकेनिज़्म जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, हायरिंग फोरम डिफरेंट हो, और जो क्लाइंट है, जो इनका जो हैं जी, हाँ, कंसल्टेंट जो है वो डिपार्टमेंट ना हायर करे, या तो वो पीएनडी की तरफ से हो या किसी और जो पे उसे डिपार्टमेंट ना करे, पीएनडी की तरफ से हो या फाइनेंस की तरफ से हो, किसी तरफ से हो। मैं फाइनेंस वालों से सर इफ आई मे प्लीज सर, नहीं इधर सर आपकी बात ठीक है कि जब डिपार्टमेंट के पास अपने ऑफिसर्स हों तो उनसे काम लेना चाहिए, कंसल्टेंसी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सर ये इस्टेब्लिश्ड एक फैक्टर है और पीएनडी की गाइडलाइंस के मुताबिक ये हायर होते हैं, तो आप जैसे सर फरमा रहे हैं कि आप इस पर ब्रीफिंग लेना चाहेंगे, तो पीएनडी से आप एक सर ब्रीफिंग इस पर ले लें ताकि रिव्यू हो जाए सारा कुछ। इसमें अच्छा, इसमें गुजारिश है ऑडिट से, मैं उसके बाद आपको सर। अच्छा, इसमें इस पैरे में जो आपके दो मेन एतराज़ात हैं ना जो हमने स्टडी किया है, एक तो 4 बिग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के मुतल्का है और साथ ही एक HR फर्म के मुतल्का है ना जी। क्या इस सारे प्रोसेस में कहीं को पेपरा रूल्स की वायलेशन हुई है? सर वायलेशन सिर्फ यही हुई है कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि बिग 4 इज़ जस्ट लाइक ए ब्रांड,
कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी लेनी है तो आप एक स्पेसिफिक ब्रांड को स्पेसिफाई कर देते हैं। बिग फोर का जो टर्म है ये एक नोशनल टर्म है, दुनिया के अंदर बिग फोर फर्म्स हैं। हम ये इनसे पूछते हैं कि इन दिनों जब हमने ऑडिट किया था तो इनका तो कोई ज़्यादा काम नहीं था, तो ये इसमें पेपरा की वायलेशन ये हुई कि आपने बिग फोर लिख दिया जबकि आपको ओपन एक कंसल्टेंट फॉर्म ताकि वाइडेस्ट कंपटीशन होता। दूसरा इतराज़ जो हमारा ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ पे कहा कि आजकल प्री क्वालिफिकेशन चल रहा है ना जी सर, तो फिर मेरे ख्याल में प्री क्वालिफिकेशन और ये बिग फोर वाला जो आपका इतराज़ है ये तो सेम पेज पे नहीं होगा। सर हमारा सिर्फ इतराज़ ये है कि जो रूल कहते हैं, पेपरा कहता है कि आपने कंपटीशन कराना है। अब टैक्स कंसल्टेंसी या जो HR फॉर्म है वो कौन सा ऐसा टेक्निकल काम है कि जिसके लिए आपको बिग फोर्स की डी साहब अगर फर्ज करें एक अच्छी और बेहतरीन चार्टर्ड फॉर्म आएगी तो वो अच्छा काम नहीं करेगी। सर रूल्स को आप अमेंड कर उसमें अगर कर दें कि बिग फोर को एक्नॉलेज कर लें तो फिर तो ये जो चार्टर्ड फॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, इनका तो कंपटीशन ही कहीं नहीं रहेगा। नहीं सर गुजारिश ये है, ये जो प्री क्वालिफिकेशन है जी सर, ये उसकी दूसरी फॉर्म नहीं है। नहीं सर, प्री क्वालिफिकेशन में भी अगर आप बिग फोर लिख देंगे तो फिर तो बात तो वहीं रहेगी। प्री क्वालिफिकेशन पे आप अपनी टेक्निकल टर्म्स बताएं कि कंसल्टेंट फॉर्म में क्या टेक्निकल। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, प्री क्वालिफिकेशन जो है वो महकमा करता है। क्या महकमे ने प्री क्वालिफिकेशन की? कितनी जो है कंपनीज उन्होंने इनके पास अप्लाई किया जिनमें से इन्होंने बिग फोर का एक फार्मूला इवॉल्व किया? मैं महकमे से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कितनी दरखास्तें आई प्री क्वालिफिकेशन के लिए और आपने ये बिग फोर वाला जो है ये बेंचमार्क कैसे सेट किया? मुझे आप बताएंगे कि कितनी प्री क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास दरखास्तें आई? मियां साहब इसमें प्री क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। एक मिनट देखिए ना, मैटर्स दिस मैं अर्ज कर दूं, ऑडिट का इतराज़ ये है कि एक ऐड दिया गया, ऐड में उन्होंने बिग फोर लिख दिया जो कि पेपरा मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एज़ पर माई नॉलेज पेपरा रूल्स की वायलेशन नहीं है। ऑडिट का इतराज़ ये है कि वो बिग फोर का लफ्ज़ अगर ना लिखते तो बाकी को भी एक खुला कंपटीशन करने का मौका मिल जाता। यहाँ पे प्री क्वालिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, पेपरा रूल्स की वायलेशन नहीं है। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, जो ऑडिट एतराज़ कर रहा है ना कि इन्होंने अपने तई बिग फोर एक जो है उन्हें असेस कर लिया, या तो ये प्री क्वालिफिकेशन के लिए जो है वो दरखास्तें तलब करते ना, जो सेट प्रोसीजर है महकमों के अंदर, इन्होंने अपने तई जो 4 फर्म्स को जो है वो जो उनका ऑडिट का एतराज़ है कि बाकी फर्म्स जो हैं वो डिप्राइव हुई हैं। अगर ये प्री क्वालिफाई करते तो वो डिप्राइव ना होती, वो दरखास्तें देती, ये उनकी असेसमेंट करते, वो शायद वो बिग फोर से ज़्यादा जो है वो टेक्निकल होती, बेहतर होती। सर इसमें गुजारिश ये है कि प्री क्वालिफिकेशन और ये जो हमने टैक्स कंसल्टेंट हायर किए हैं दे मे बी कंपेरेबल बट दे आर नॉट द सेम मैटर सर। तो प्री क्वालिफिकेशन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इस मैटर पे ऐसे सर नहीं हो सकते। दूसरा सर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज को समझने की ज़रूरत है सर। एज़ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज, एक तो आपके इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं जो आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं सर। जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है सर वो ऑडिट नहीं करना होता है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज के अंदर एक्स्ट्रा सेफ्टी वॉल्व के लिए ये प्रोविजन मौजूद है कि आप अपनी जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो अपार्ट फ्रॉम दी ऑडिट डिपार्टमेंट आप इंडिपेंडेंट किसी फर्म से भी करवा लें। अच्छा सर, वहाँ पे आपका ये कंटेंशन कि जी जब वी आर पेइंग दैट फर्म तो वो तो आपकी फेवर में लिखेगी, दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि जब उनको हायर किया जाता है तो एक कंट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन होता है, उसके अंदर सारी प्रोविजंस लेड आउट होती हैं। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ये टेक्निकलिटीज़ हैं एंड वी डोंट वांट टू गो इन टेक्निकलिटीज़। मैं जो बात कर रहा हूँ फाइनेंस, आप ज़रा मेरी बात को एंडोर्स करें ना। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है
कि जब सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं, वो भी तो इनके मुलाजम हैं, उन्हें ये तनख्वाह देते हैं, एक कंसल्टेंट उनके ऊपर ला के बिठाया गया है, वो भी तनख्वाह इन्हीं से लेता है। मुझे बताएं कि तनख्वाहदार फर्म हो या कोई एंटिटी, एक शख्सियत हो, वो ओवरसाइट कैसे कर सकती है? दिस इज़ माई सबमिशन। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ इतना हो सकता है कि हमारे ऐसे किसी ऑफिसर के पास एक्सपर्टीज़ ना हो उसके अंदर, तो वो इन्होंने हायर की हो, ये वो बता दें, अदरवाइज तो अपने ही बंदे से काम लें। नहीं ऑनरेबल फाना, एक सर जस्ट हाउस इन ऑर्डर जी। गुजारिश ये है कि आपके लॉ में मौजूद है कि आपने एक चार्टर कंपनी हायर करनी है जो इस सारे मामला, तो हम लॉ से बाहर ना जाएं। फाइनेंस आप क्लियर कट राय दें, मिस गाइड ना करें मेंबरान को। जो ऑनरेबल मेंबर ने आपसे पूछा आप क्लियर उस पर राय दें। सर, मेरी राय यही है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट की जी, एक कंपनी को इंटरनल नहीं देखेगा, उसके लिए आपने एक अच्छी चार्टर फॉर्म हायर करनी है। सर, तो ऑनरेबल मेंबर के इल्म में ये बात लेके आए ना। सर, विद योर परमिशन सर, मैं कंसल्टेंट की बात कर सर, रहा विद योर परमिशन आई जस्ट वांट टू ऐड ए थिंग ओवर हियर। मैं कंसल्टेंट की बात। सर, एक आपकी इजाजत से ऑडिट में सर, ये एक मिनट डीजी साहब, एक मिनट डिपार्टमेंट की बात सुने जी। सर, इसमें मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि जब भी एक्सटर्नल ऑडिट होता है तो सर की जो एक प्रिजम्पशन ये है कि जब हम पे करते हैं, डिपार्टमेंट पे करता है, तो वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कैसे, तो ये एक जो है कि वो पैराडॉक्स है और अपेरेंटली ऐसे लगता है। लेकिन बात ये है कि जब एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं तो उसका हमारे रेगुलर ऑडिट से थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हमारा रेगुलर ऑडिट होता है तो ये ऑडिट पैराज बना के लेके आते हैं, जिनका आगे फिर जैसे आज पीएसी में आए हैं। जब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो उसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि डिपार्टमेंट की ये डिज़ायर होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये डिज़ायर होती है कि ये उन डिफेक्ट्स को या जो फ्लॉज हैं इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारी रनिंग में जो गवर्नेंस की, उनको हाईलाइट करे ताकि हम इनको स्ट्रीमलाइन करें। तो बेसिकली जो एक्सटर्नल ऑडिट वो होता है, उसका मकसद डिपार्टमेंट की भी ये डिज़ायर होती है कि ये मैक्सिमम हमारे फ्लॉज जो है उनको हाईलाइट करे ताकि हम अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें और जो रेगुलर ऑडिट है उसमें उन फ्लॉज से बचा जा सके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सर जी। डीजी ऑडिटर सर, माय अपॉलॉजी फॉर रिमाइंडिंग कि हम एक्सटर्नल ऑडिटर की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। इन्होंने अपने इंटरनल फंक्शंस के लिए केपीएमजी और जो बिग फोर फर्म्स हैं उनको एंगेज किया है। जब हमने ऑडिट स्क्रूटनी की तो पता ये चला कि जो ऐड दिया था जिसमें बिग फोर लिखा था वो कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं था। इन्होंने 1 अक्टूबर लास्ट डेट थी, इन्होंने उनको ईमेल्स लिखी और ईमेल के अंदर उनको बताया कि हमने 1 अक्टूबर से अपनी डेडलाइन 2 अक्टूबर कर दी है, तो आप अपनी कोटेशंस दें हमें। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो रूल मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद आप जैसे इनको डायरेक्शन दें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इंटरनल लोगों के होते हुए आप बाहर से कंसल्टेंट हायर करेंगे तो आप फ्री तनख्वाह लेंगे, काम वो कंसल्टेंट करेगा। तो ये तो बिल्कुल सर की बात बिल्कुल ठीक है कि ये एक रूटीन बन गई है हमारे यहाँ कि एक अफसर आगे बैठता है, सबसे पहले आगे अपने ही काम के लिए कंसल्टेंट फर्म हायर कर लेता है। तो देखना ये है कि इन्होंने एक गुजारिश है कि जो कंसल्टेंट ये मुकर्रर करते हैं उसकी पेमेंट वही डिपार्टमेंट करता है। जी बिल्कुल, ये खुद करते हैं। जिसकी उसने असेसमेंट करनी है। जी बिल्कुल, नहीं असेसमेंट देखें ये इंटरनल फंक्शंस के लिए रखते हैं। मैं कहता हूँ उनके जो भी वर्क होगा जी उसको असेस करेगा। नहीं असेस नहीं, ये काम करेंगे उसके लिए। जी बिल्कुल सही है। उसकी रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा अच्छा है या बुरा है। जी सर। तो पेमेंट उसने किससे लेनी है? इन्हीं से। तो जिनसे पेमेंट लेनी है उन पे वो ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता? सर ये आप जो बात कर रहे हैं ये ऑडिट थ्योरी के अंदर बहुत बड़ी डिबेट है। ये एक फैशन बन गया है। ये डिपार्टमेंट इनका एक्सटर्नल ऑडिट भी है, इनके इंजीनियर्स भी हैं, इनके लोग भी हैं। ये एक फैशन बन गया है कि कंसल्टेंट कंपनी हायर करनी है और उसको रखना अपने महतात है। ताकि अगर जिस दिन इनका फॉर एग्जांपल इनका बंदा जो बिल बनाता है
वो कंसल्टेंट कंपनी बिल बनाती है और वो बिल लेके जाती है इनके पास। इनके काम पे उसने ऑब्जेक्शन किया हुआ था, आया वो बंदा उसका बिल पास करेगा जब तक वो अपने जो ऑब्जेक्शन है विड्रा नहीं करेगा। सर 100% आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के जिम्मे होना चाहिए या एक परमानेंट एम्प्लॉय के पास होना चाहिए। जब आप वो कंसल्टेंट को हायर करेंगे जिसने 6 महीने बाद वो काम करके चले जाना है, तो वो इंटरनल ऑडिट की एफिकेसी वो नहीं होगी। ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया। सर आपकी इजाज़त तो मैं ज़रा इसको वाइंड अप करूं इस डिस्कशन को सर। मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा अब बात करने की ज़रूरत नहीं। आई रिक्वेस्ट द चेयर कि कंसर्न फोरम को जो है वो ये कहा जाए कि ये जो कंसल्टेंसी वाला एक बिला वजह का बोझ महकमों के ऊपर डाला हुआ है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ए आई वॉश। और इसके लिए कोई इंटरनल मैकेनिज़्म और डेवलप करें और पीएनडी को आपने लिखना है, फाइनेंस को लिखना है कि इसे देखें और इसे रेक्टिफाई करें। ये मैकेनिज़्म दुरुस्त नहीं है। मैं भी एक महकमे का वज़ीर रहा हूँ, उसके अंदर भी कंसल्टेंसी चलती रही है, लेकिन कंसल्टेंट्स जो है जो चीफ इंजीनियर कहता है, जो महकमा कहता है वो उसको ओन करते हैं। माय डियर, हम कॉरिडोर ऑफ पावर के अंदर रहे हैं, गुजरे हैं, अब भी उसका थोड़ा बहुत हिस्सा है। हम इस सारे निज़ाम को जानते हैं। हमें आप समझाएंगे तो ये टाइम वेस्ट फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, बट इसके अंदर दुरुस्तगी की गुंजाइश मौजूद है। फाइनेंस भी कहता है कि इसके अंदर दुरुस्तगी की गुंजाइश है। तो आई रिक्वेस्ट द चेयर कि ये जो कंसर्न फोरम है, जो आपकी पॉलिसी साज अदारे हैं, पीएनडी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है कंसल्टेंट्स वाली, इसकी जगह कोई मैकेनिज़्म ऐसा डेवलप करें जो ज़्यादा बेहतर हो और जो डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंदर ना आता हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी मेयर साहब। अच्छा, हाउस से राय जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ने कहा है, तो इफ़ देयर इज़ नो एनी वायलेशन ऑफ लॉ, पेपरा रूल्स की वायलेशन नहीं है। चेयरमैन साहब एक मिनट गुजार। सर एक मिनट, अगर मैं बात करूं फिर आप एक मिनट, फिर आपको माइक दे देंगे। तो फिर डिपार्टमेंट को इस इंस्ट्रक्शंस के साथ कि भी ये अपना इंटरनल ऑडिट सिस्टम को, मैकेनिज़्म को बेहतर करें और अपने जो कंसल्टेंट्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लिए ही खुद ही उसका अच्छा मैकेनिज़्म बनाएं, तो फिर इस पैरे को सेटल कर दिया जाए। हाउस खोल रहा हूँ मैं इस पे जो दोस्तों की राय। जे नवानी साहब। ये जो फोरम है ना, इसने जो सूबे का बजट है उसको देखना होता है कि जो एलोकेशन है आया वो मिस यूज़ तो नहीं हो रहा। हमारा ये भी फंक्शन है। जैसे मियाँ साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी कि जो कंसल्टेंट मुकर्रर होते हैं वो डिपार्टमेंट खुद मुकर्रर करता है, कंसल्टेंट कंपनी, और उन्हीं को खुद ही अपनी पेमेंट करता है और अपना जो काम है उसका रिपोर्ट भी उन्हीं से बनवाती है। तो एक ऑब्जर्वेशन हमारी तरफ से एक जानी चाहिए कि ये जो सिस्टम चल रहा है इसकी एफिशिएंसी ज़ीरो होगी कि जिनको उन्होंने कंसल्ट करना है, जिनसे उन्होंने पूछना है, फिर पैसे उसी से लेने हैं, तो उनके सामने वो क्या बोलेंगे या क्या उसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे। इनकी जो पेमेंट का तरीक़ाकार है वो फाइनेंस और पीएनडी मिल के उसका तरीक़ाकार और अलहदा न बनाएं, जो जहाँ से वो कंसल्टेंट कंपनी जो है वो पेमेंट डिपार्टमेंट से ना ले, किसी और जगह से ले। सर नेक्स्ट
रूल्स में तब्दीली की रिक्वेस्ट करनी और आ जाएं, पैरा को क्लियर करें सर, डायरेक्शन दिया सर आप। सर एक मिनट आप मौजूदा ते रहिए ना, बाद चो FW बाद चो कर लांगे। गाय साहब आप बात करना चाहते हैं? ये कंसल्टेंट तो सर इसलिए रखे जाते हैं कि जब आपके पास जो है ना आपके डिपार्टमेंट में इंटरनल एडिटर ना हो तो फिर तो आप कंसल्टेंट रखें और उनसे कंसल्टेंसी करवाएं, लेकिन जब आपके इंटरनल ऑडिटर भी हैं तो फिर कंसल्टेंट रखने का तो फिर ये है कि एक डबल बोझ है, या फिर वो ख़त्म कर दें या ये ख़त्म कर दें। तो मेरे ख्याल में तो अच्छा मेरी ऑनरेबल हाउस एक मिनट हमजा साहब, ये जहाँ से ऑनरेबल मेंबर्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से नहीं, इधर साइड गुजारिश है, ये दो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हायर की जाती हैं वो कानून ज़ाब्ते का तकाजा है, वो लॉ में मौजूद है, वो इनको करनी पड़ेंगी, या तो फिर उस लॉ को चेंज किया जाए। दूसरा है इनका इंटरनल ऑडिट का सिस्टम, ठीक है ना। इंटरनल ऑडिट के सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है, वो हम भी इनको कहते हैं कि भाई उसको मज़ीद बेहतर करें, आप बंदे उसके लिए बाहर से हायर ना करें। जो दूसरी है कि भी एक लॉ का है, कानून का है कि भी इन्होंने एक अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हायर करनी है तो या तो फिर उस लॉ को चेंज किया जाए। ये मेरी हाउस के लिए चार्टर्ड फर्म पे तो किसी को कोई इतराज नहीं है। नहीं सर, हमारा ये सिर्फ उनका इतराज बिग फोर पे है। हमारा सिर्फ इतराज है कि आप इतराज बिग फोर पे है, और बिग फोर अगर उन्हें परमिसिबल है अकॉर्डिंग टू लॉ तो इसको देख लें। अगर पेपरा उन्हें इजाज़त देता है तो फिर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, चूंकि लॉ उन्हें परमिट करता है। चेयरमैन, इसमें बिग फोर जो है वो आ ही नहीं रहे और महकमा उनके पीछे है कि जनाब आ जाओ, ये क्या लॉजिक है? जनाब चेयरमैन, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मेंबर बात कर रहे हैं ना, सर अगर सिर्फ रूल तक भी रहे ना तो मैं आपकी तवज्जो सिर्फ ये चाहता हूँ, हमारा काम है आपके सामने प्रेजेंट करना, फैसला आपने करना है। रूल बड़ा सिंपल है कि उसमें किसी को भी आप फेवर नहीं कर सकते ताकि दूसरे डिस्क्रिमिनेट ना हो। रूल 10.1.2 यही हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि बिग फोर आप ना लिखें, आप एक वाइडेस्ट कंपटीशन कराएं, इसमें कोई इशू और सेकंड एतराज़ हमारा ये था कि आप इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होते हुए आप इस काम को आउटसोर्स ना करें, फॉर्म ना हायर करें। डीजी साहब, जो आपकी प्री PAC हुई है जी सर, उसमें क्या फैसला हुआ है आपका और डिपार्टमेंट का? सर यही फैसला हुआ था कि उन्होंने कहा था कि ये जो है प्रोब करवाएं। प्रोब में उन्होंने कह दिया कि जी वही प्रोब हो गया। प्रोब रिपोर्ट क्या आई? प्रोब रिपोर्ट में यही कहा गया, जस्टिफाइड है कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई लॉ की वायलेशन नहीं है। ठीक हो गया, अब इससे आगे चलें। अच्छा, हमने कहा कि अगर ये वायलेशन नहीं है तो आप ये फिनेंस से रेगुलराइज उसको भेजें। फिनेंस अगर कह देता है कि ये नहीं है तो यहाँ फिनेंस बैठा है, अगर समझते हैं कि बिग फोर का नाम आना चाहिए तो वी वुड मूव ऑन, हम यहाँ से आगे चलेंगे और बिग फोर ही फिर हम देखेंगे अगले पैरों में कि आप फिनांस की राय ले लेने। फिनांस सर जब इसकी वायलेशन ही कोई नहीं है तो फिर रेगुलराइजेशन की वायलेशन करते हैं ना। चलें जी, इस पैरा को हम सेटल करते हैं और इस डायरेक्शन के साथ कि डिपार्टमेंट अपना इंटरनल मैकेनिज्म को मज़ीद बेहतर करे। नेक्स्ट आ जाएं जी सर। नेक्स्ट पेज नंबर 7, पैरा नंबर 2, 17.1.4.2 लॉस ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट फ्रॉम TPL ट्रैकर्स 2.3 मिलियन। ये सर ड्यूरिंग द ऑडिट हमने कुछ इक्विपमेंट था जो इनके स्टोर में पड़ा हुआ था डिफेक्टिव। अच्छा सॉरी डीजी साहब, मैं आपकी बात जो पहला पैरा हमने सेटल किया है ना जी, वो सब्जेक्ट तो है ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब। नेक्स्ट जब भी टर्न आएगी तो बिल्कुल आप कमेटी को अप्राइज करेंगे कि इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, ठीक है ना जी। चलें जी, इसको करिए। ये सर हमारा इतराज़ था कि 2.3 मिलियन के इक्विपमेंट कुछ ऐसा था जो दैट वाज फाउंड डिफेक्टिव ड्यूरिंग द ऑडिट। तो उसके बाद इसमें DAC हुई, DAC ने कहा कि इसको प्रोब करें, उसके बाद प्री PAC ने भी इसको प्रोब का कहा और इन्होंने एक प्रोब कर ली जिसमें इन्होंने कहा कि ये इक्विपमेंट जो है वो रेक्टिफाइड हो गया है। तो
we accepted that contention and we recommended to the committee for the settlement of this para. ये प्रोब की किस अच्छा ये किस लेवल पे प्रोब हुआ था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सर। डेप्टी सेक्रेटरी एडमिन ने किया है। जी जी सर, डेप्टी सेक्रेटरी एडमिन ने किया है जी सर। तो उसके साथ एग्री कर गया, ऑडिट अब पैरा फॉर सेटलमेंट है, जी सर, सेटल कर दें। चलें जी सर। नेक्स्ट पेज नंबर 10, दिस इज लास्ट पैरा ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। लॉस ड्यू टू नॉन रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड न्यू डिजाइन शेल्टर्स 78 मिलियन। इसमें सारी हमारी बुनियादी हमारा कंटेंशन ये थी कि ड्यूरिंग ऑडिट हमने ये देखा कि इनको ये नए बस स्टॉप्स बनाए हैं जो कि सोलर पावर्ड है, तो वो दे आर अवेलेबल फॉर एडवर्टीजमेंट। तो जो एडवर्टीजमेंट का रेट था इनका वो 2013 का अप्रूव था, जबकि ऑडिट हम ये 18-20 का ऑडिट हम कर रहे थे 2 साल का। तो हमारा इतराज़ ये था कि आपको डॉलर जो डिवैल्यूएशन हुई है या जिस तरह से इन्फ्लेशन हुई है तो अपने रेट रिवाइज करने चाहिए। हमने 65,000 का एक निकाला था एक्सेप्टेड इसी डॉलर रेट को कैलकुलेट करके कि 2013 में डॉलर का रेट क्या था और 2022 में क्या है। तो अगर उस वक्त 35,000 था रेंट तो ये 65,000 होना चाहिए था 2020-21 में। तो अब इन्होंने उसको रिवाइज कर लिया है, 65,000 कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऑडिट इम्पैक्ट है कि ऑडिट की वजह से इन्होंने अपना रेट रिवाइज करके। नहीं वो बात तो ठीक है। अब दूसरा पहलू सर मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। यहाँ तक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने रेट रिवाइज कर लिए हैं, लेकिन हमने कहा है कि जो प्रोब में ये नहीं देखा गया कि भाई इतने सालों से रिवाइज क्यों नहीं किया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया रिपोर्ट में। अच्छा चले, इसमें डिपार्टमेंट के लिए ना मैं ऐड कर देता हूँ कि जब उस वक्त आपने वो जो रेट का तयन किया उसके लिए क्या मैकेनिज्म आपने इख्तियार किया कि भी ये 35,000 ही रहना चाहिए आफ्टर द लैप्स ऑफ आई थिंक 10 ईयर्स कि 10 साल पहले एक रेट का डिपार्टमेंट ने खुद ही मार्केट वैल्यू के हिसाब से 35,000 रुपये लगाया है और 10 साल बाद भी वही 35,000 रुपये सिर्फ हाउस को अप्राइज कर दें कि भी वो क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था डिपार्टमेंट ने कि वो 35,000 ही रहा। सर इसमें गुजारिश ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है विच इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, ये उनका मैंडेट है सर कि रेट को डिटरमिन करना और टाइम टू टाइम सर उसको रिवाइज करना सर। अच्छा सर, इसमें जो मैनेजमेंट है उनका आपका गुड नेम? मेरा नाम सर डॉक्टर शाहजेब, आई एम सर एडिशनल सेक्रेटरी। डॉक्टर शाहजेब साहब, गुजारिश ये है कि भी बोर्ड का राइट है लेकिन बोर्ड ने किसी मुरवजा कवायदो ज़वाबत के करना है, कोई प्रिंसिपल है, कोई कानून ज़ाब्ता है, कुल्लुहुम लाम उतना ही इख्तियार तो नहीं है बोर्ड के पास कि वो जो मर्जी चाहे। सिंपल हमने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा है कि 10 साल बाद क्या तयन का तरीकाकार बोर्ड ने तय किया है कि अभी भी इसका रेट 35,000 रुपये, वो आप बता दें बस। नहीं सर, अब नंबर 1 सर ये है कि मैं ये गुजारिश कर रहा था आपसे कि जो बोर्ड है उसने इसको जब नोटिफाई किया 35,000 तो इट शुड हैव बीन रिवाइज्ड इन ईयर्स, बट इट was the discretion of the board with the not to permission of the revise chair. it. एडिशनल सेक्रेटरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ये बात लेके गए, उनके मिनट्स के अंदर मौजूद है कि आपने उन्हें कहा कि एस्केलेशन जो है इसके अंदर की जाए? इसकी सर ये कंपनी लेके गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर? नहीं सर, इसकी नहीं लेके गई। इसका कोई तो रिकॉर्ड ये अवेलेबल नहीं है नेग्लिजेंस किसकी है? इसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सर। इसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो दैट मींस इट इज मैलिफाइड इंटेंशन। मुझे बताएं ना, आप अब यहाँ भाषण दे रहे हैं कि जी ये बीओडी का जो है ये प्रेरोगेटिव है। अगर बीओडी का प्रेरोगेटिव है तो बीओडी के सामने लेके किसने जाना है कि इसके अंदर एस्केलेशन जो है वो रेट्स के अंदर होनी चाहिए? वो आपका कौन ट्रेजरर है, कौन है कंसर्न, कौन है? नहीं सर, ये सर जी शेख साहब, इसमें सर सबमिशन ये है कि एक तो सर ये जो एडवर्टीजमेंट इनकी होती रही है तो बेसिकली रेट जो है कि वो तो तब बढ़ाएंगे जब डिमांड जो है कि वो बहुत ज़्यादा हो। तो ये हमारे जो जितने थे ये पूरे के पूरे जो है कि वो ऑक्शन भी नहीं होते रहे कि इस पे के पूरे के जी ऑक्शन हो और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम रेट जो है कि वो बहुत इनहेंस कर दे। दूसरा सर बड़ा इशू ये हुआ कि इसमें जो है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, उसमें
PHA और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने सर जो कुछ जो बना के अपनी तरफ से कुछ बना के भी हमें ट्रांसफ़र किया जहाँ पे कैपेसिटी ही नहीं थी एडवर्टीजमेंट की, तो वो भी जो है कि हमारे जो है कि ऑक्शन नहीं हो सके। और दूसरा जो है कि वो हमारा जो ट्रेंड था, हमारे चूँकि ये मैनुअल थे और रिटन फॉर्म में थे, तो डिजिटल जो है कि वो उसकी तरफ ज़्यादा जो है कि वो ट्रेंड हो गया। उस वजह से परमिशन ऑफ द चेयर अब सर जो सर मैं कंप्लीट सर, इसमें सर अब जो ऑर्डर ने जब ऑर्डर किया तो उन्होंने अब सर जब बॉर्डर किया तो ऑर्डर ने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे जितने भी ये आउटडोर शेल्टर थे। अच्छा नहीं, गुजारिश ये है कि भी जब ये अमल हुआ है सर, क्या आप उस वक्त इस डिपार्टमेंट में थे? नहीं सर, मैं नहीं था। तो फिर आप क्यों यानी किसी के करते ना करदा चीज़ों को अपने खाते में ले रहे? सर हम नहीं है, हम तो महकमों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें आप सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब, गुजारिश ये है, आपके एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा है कि ये BOD की जो है जुरिस्डिक्शन है, उनका इख्तियार है। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया है कि BOD के अंदर उसकी प्रोसीडिंग के अंदर क्या कंपनी पुट किया है कि इसके जो है रेट्स को एनहांस किया जाए? सिर्फ एक सबमिशन है कि मेरा क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक सेक्रेटरी साहब के साथ है। सर मैं सर मैं जवाब देता हूँ। नहीं, ये साहब जो बैठे हैं इनकी क्या डेजिग्नेशन है? ये स्पेशल सेक्रेटरी। अच्छा, स्पेशल सेक्रेटरी। सर जो आपका सवाल है, इसमें हमें 10 साल के BOD के जो मिनट्स हैं, वो जो 10 साल में BOD के प्रोसीडिंग के मिनट्स हैं, हमें वो एक दफ़ा फिर देखने की इजाज़त दें कि कितनी दफ़ा ये प्रपोज हुआ, BOD ने उसको टेकअप किया और क्यों नहीं किया। वेरी सॉरी शेख साहब, आप PAC के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, आपको PAC के फोरम के इख्तियार का इल्म नहीं है। ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये काम कर रही है PAC, इसके पास जुडिशल पावर्स हैं और ये कोर्ट के इख्तियारात रखती है। आप इसके अंदर वेल प्रिपेयर्ड नहीं आए। सर वेरी सैड। मैं रिस्पॉन्स सर? यस यू में। जी सर, PAC के सर इख्तियार का बिल्कुल वी अंडरस्टैंड एंड वी एक्नॉलेज डैट, हम उसी फ्रेमवर्क के नीचे सर काम करते हैं। मैं ऑनरेबल फोरम को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें फिर 10 साल के मिनट्स को इस स्पेसिफिक सवाल के जवाब के लिए देखने की इजाज़त दें। हम देख लेते हैं अभी। मैं सेठ साहब गुजारिश करता हूँ, यू बीइंग द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, आपको तो कितना अरसा हुआ है यहाँ पे तशरीफ़ लाए? मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर आपने थ्रेश आउट नहीं किया कि आपके महकमे के अंदर क्या हो रहा है? अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो कर सकते हैं किया है। अब आपका स्पेसिफिक सवाल है। नहीं, स्पेसिफिक सवाल है, जवाब के लिए मुझे टाइम चाहिए सर। अच्छा ये मुझे बताएं, आपके पैराज को कौन डील करता है आपके डिपार्टमेंट में? पैराज में सर हम सारे मिलकर करते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी करते हैं। नहीं, कोई स्पेशल मैकेनिज्म बनाया हुआ है? जी सर बिल्कुल बनाया हुआ है। क्या उसकी कंपोजिशन क्या है? जी डिपार्टमेंट की सर कमेटी है। नहीं, उसकी कंपोजिशन क्या है? स्पेशल सेक्रेटरी साहब उसको सर हेड करते हैं। नहीं, उसका नोटिफिकेशन किया हुआ है आपने? सर नोटिफिकेशन है बिल्कुल। नोटिफिकेशन की कॉपी दे सर हम। जी आपको दे देते हैं सर। हाँ, कॉपी ये प्रोवाइड करें इस ऑगस्ट हाउस को। तो सर प्लीज वी रिक्वायर दी कॉपी। जी सर, आप कॉपी रिक्वायर करें, कॉपी की रिक्वायरमेंट है, कॉपी लेके आए सर। सर इसकी आपको कॉपी भी देते हैं और मिनट्स भी। अच्छा एक मिनट, गुजारिश ये है, ऑनरेबल मेंबर साहब की बात ठीक है, बट गुजारिश ये है यहाँ पे अंडर डिस्कशन चीज़ है, यहाँ पे मियाँ बीवी राजी हुए हैं, यानी ऑडिट और डिपार्टमेंट सेम पेज पे। अब मुझे बात कर सर ये मेरी DG ऑडिट, 1 मिनट।
ड्यूरिंग स्टडी पढ़ते हुए एक चीज़ जो मेंबरान की नज़र में गुजरी या हमारी नज़र में गुजरी कि एक 10 साल का ड्यूरेशन था, 10 साल बाद एक 35,000 रुपये रेट 10 साल पहले लगा, फिर 10 साल के बाद वही आ गया। उस पे हमने डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगी जो कि यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने बिल्कुल हट के ना कि भी BOD के कंधे पे डाल दी। अब शेख साहब गुजारिश ये है कि भी इसको थोड़ी देर के लिए हम रोक लेते हैं इस पैरा को, आप इसको री-वेरीफाई कर लें। देखें क्वेश्चन ये है कि उस वक्त आप तो नहीं थे सेक्रेटरी, ना ये स्टाफ था, बट क्योंकि डिपार्टमेंट ने हरकत करनी है, शख्सियात ने नहीं करनी, तो आज इस फोरम पे जवाब तो आपने ही देना है डिपार्टमेंट, तो ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि भी वो 10 साल किस कानून ज़ाब्ता मैकेनिज़्म क्या था, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया कि वो प्राइस को कर लिया गया। कोई 15 मिनट के लिए नमाज और उसके लिए हम इसको अर्जेंट कर देते हैं, आप इसको प्रोब कर लें, फिर यहीं से हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। एक तो मेहरबानी करके जो आपकी कंपोजिशन है, जो लेटर है आपका जो पैराज को डील करता है, उसकी कॉपी हमें फराहम कर दें। फिर BOD के जो 10 साल के मिनट्स हैं उनके अंदर देखें कि प्राइस एस्केलेशन के लिए किसने वहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेस की है और BOD का फैसला क्या है। ये हम आपसे 15 मिनट बाद ये नमाज भी हो जाएगी, आप भी इसको करवा लें। थैंक यू। जो का इन्फॉर्मेशन सर जी। अच्छा सर, ये दो चीज़ें, पहले तो एक पैरा से रिलेटेड है, मैं पहले पैरा पे बात कर रहा था। नोटिफिकेशन जो है हमारे SO जो है ना, ही इज़ एन रूट, ही इज़ कमिंग टू द पंजाब असेंबली अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन सर। तो पहले पैरा पे आते हुए सर, इसमें 4 जो है ना ईयर्स, ये ज़रा ऊँची बोले ज़रा। जी सर इसमें पैरा से रिलेटेड ना 4 इयर्स जो है ना दे आर इम्पॉर्टेंट। एक तो 2013 का साल है, एक 2015 का साल है, एक 2017 का है और एक 2022 का है। अच्छा सर, 2013 में बोर्ड के पास जो मैनेजमेंट अपना प्रपोजल लेके गई थी वो ये लेके गई थी कि जो रेट उस वक्त उन्होंने फिक्स किया था 65,000 रुपये पे, उस पे ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही। और ये मैटर जब बोर्ड में डिस्कस हुआ डिटेल में तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बुनियाद के ऊपर इनफैक्ट 2013 में इसका ना सिर्फ कैटेगरीज को अबॉलिश कर दिया बल्कि रेट को रिड्यूस कर दिया 65,000 से 35,000 जो कि मैक्सिमम था, और इवन मिनिमम कुछ कैटेगरीज के अंदर 10,000 भी था सर। वो मिनट्स अवेलेबल हैं सर। अच्छा, दूसरा फिर सर हुआ ये कि 2015 में ये मैनेजमेंट दोबारा लेके गई मैटर को बोर्ड के अंदर, तो बोर्ड ने इसको 35,000 से भी रिड्यूस करके 27,000 पे कर दिया कि जी अभी भी लोग जो हैं वो बिड में हिस्सा नहीं ले रहे सर, और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही थी तो उसको रिड्यूस किया गया। अच्छा सर, ये 2017 में भी इनकी जो है ना वो रेवेन्यू जो था आउटपुट ऑप्टिमल नहीं था, इसको रिविजिट किया गया मैटर को, और बोर्ड की डायरेक्शंस पे PHA के साथ जॉइंट इनका विजिट हुआ जिस पे कि PHA ने अपने रेट्स जो इनको इंटीमेट किए वो मुख्तलिफ साइट्स के मुख्तलिफ थे। आप मतलब मेजर अगर देखा जाए तो 15,000 और 13,000 उन्होंने इंटीमेट किया कि जी ये रेट होने चाहिए, और ये रेट जो थे फिर उन्होंने अपना सर्वे करके बोर्ड को प्रेजेंट किया सर। नेवरदलेस वो रेट एज सच एप्लीकेबल नहीं हुए जो भी इन्होंने सर्वे किया। अच्छा, 2022 में सर इनका जो है ना रेट रिवाइज होकर 65,000 पे गया सर। उसके पीछे वजह ये थी कि सर 200 के करीब जो शेल्टर्स है ना वो न्यू ऐड हुए थे ADB स्कीम के अंडर, जिसकी के वजह से जो हमारे जो बिडर्स थे ना उनका इंटरेस्ट इसके अंदर हुआ और फिर इनका रेट जो है रिवाइज होकर 65,000 पे चला गया। अच्छा सर, ये इसकी सारी जो है ना 2013, 15, 17 और 22 नहीं जी सर, 2013, 15 और 17 में शेल्टर्स कितने थे आपके उस वक्त जब ये उसकी एग्जैक्ट तादाद तो सर मुझे अभी चेक करनी पड़ेगी। मैं अभी कितने थे यार, 73 थे अप्रॉक्सीमेट, कितने थे? 73 थे ना, हाँ सर 73 थे सर।
ठीक है सर। और 2022 में 2022 में सर 200 मजीद उसके अंदर ऐड हो गए थे सर। अच्छा, अब जो 73 सर ये 2013, 15 और 17 में एक और जो डायनामिक है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। उस ज़माने में सर अगर आपको याद हो, एक तो एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम, दूसरा जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उसके मुताबिक जो हाई प्रोजेक्टेड जो एडवर्टाइजमेंट देवर डिस्करेज्ड एंड बैंड, तो फिर उसकी वजह से भी ना बिडर्स का इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए भी इसकी प्राइस जो थी ना वो नीचे। इसलिए सर वो जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन है ना कि इट शुड बी 65,000, वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर ना फिजिबल नहीं थी सर। ये एज पर द जो रिकॉर्ड हमने सारा भी एग्जामिन किया सर। जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था मैं उसमें ऐड ऑन करूं। सर आपने सवाल ये पूछा कि क्या बीओडी इसको डिस्कस करता रहा या मैनेजमेंट ने कभी बीओडी को बताया कि इस इशू को डिस्कस करें। तो 4 सालों में तो स्पेसिफिक इस एजेंडे को डिस्कस किया गया, जबकि हर साल जो बजट अप्रूवल की एक्सरसाइज है उसमें भी फिगर्स बीओडी को पेश होते रहे और बीओडी उन्हीं फिगर्स को अप्रूव करती रही। यानी कि बीओडी के पास थ्रू आउट इन 10 ईयर्स पिक्चर मौजूद रही कि ये क्या रेट है और इसके ऊपर हमने क्या डिसीजन करना है। अच्छा, ये बीओडी की कंपोजिशन क्या है, ज़रा ये भी अप्राइज करेंगे आप? जी सर, ये इस वक्त इसके चेयरमैन हैं शहजाद संधू साहब, पीटीसी के बीओडी के चेयरमैन हैं सर। इसमें प्लानिंग है, फाइनेंस है, इसमें डिपार्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा सर इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। इस वक्त एक इंडिपेंडेंट मेंबर एक प्रोफेसर साहिबा हैं लम्स की, मैं उनका नाम भी बताता हूँ। तो ये तकरीबन सर मैं नोटिफिकेशन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, और पुलिस के सर उसका भी, बल्कि हमने चंद माह पहले इसकी कंपोजिशन चेंज कराई है। पहले ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का बीओडी था जो लाहौर स्पेसिफिक था। अब हमने इसकी पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्पेसिफिकेशन करवाई है, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन पीएनडी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये उसके मेंबरान हैं। तो नया जो एडिशनल आईजी ट्रैफिक, इसको हेड कौन करता है सर? इसको हेड करते हैं अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट शहजाद संधू साहब। शहजाद संधू साहब को चेयरमैन मेरे ख्याल में जी वो चेयरमैन अपॉइंट किया गया। वो चेयरमैन है। तो इसमें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वो भी है सर, एडिशनल आईजी ट्रैफिक जो है वो इसका हिस्सा। ये ज़रा ऑडिट बताएंगे कि उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी है आपका इसके मुतल्लिक़ क्या नुक्ता नज़र है? सर ये जैसे इन्होंने खुद फरमाया है कि ये 65,000 रुपया खुद ही लेके गए थे उस वक्त 2013 में, बोर्ड ने उसको 35,000 किया, और उसके बाद हम जब 2021-22 में आए तो हमने जो कैलकुलेशन की वो उसके मुताबिक वो 65,000 होना चाहिए था। इन्होंने अब रिवाइज़ करके उसको 65,000 कर लिया है। इस हद तक हम ये समझते हैं कि अब ऑडिट की इन्होंने ये कंप्लाइंस कर दी है कि अपने रेट रिवाइज़ करके वही कर दिए जो हमने सजेस्ट किए थे इनको। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उस दौरान में ये क्या नेग्लिजेंस तो नहीं कहीं हुई? वो जैसे ये बता रहे हैं कि बोर्ड में बार बार डिस्कस हुआ, डिमांड नहीं आ रही थी, तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन दैट। बोर्ड में ये डिस्कस होता रहा है। नहीं, इतने डीजी साहब मादरत से इतने हाईएस्ट फोरम पे अब आपके ऑब्जेक्शन पे तो नहीं हम चलेंगे ना, या ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, इसकी STAC कब हुई थी? अगर 24 मार्च 2022 को हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद ही फिर ऑडिट पैरा बना इसका? नहीं सर, ये पैरा तो पहले बना, DAC में डिस्कस हुआ, ये हमने ये डिस्कस किया और हमने उसमें रिकमेंड किया कि आप इसको थॉरोली प्रोब करें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और प्रोब रिपोर्ट जमा कराएं। उसके बाद ये प्री PAC में भी डिस्कस हुआ। इसमें मैनेजमेंट ने ये कहा कि ये बोर्ड की थी और सेटलमेंट का उन्होंने कहा ये बोर्ड ने अपनी इख्तियारात से ये किया है। हम ये समझते थे कि जो रिवीजन ऑफ रेट है उसको कंसिडरेशन देनी चाहिए। अब ये बता रहे हैं अपने रिप्लाइज में कि इन्होंने 65,000 पर शेल्टर कर दिया है ये रेट अभी जो है बोर्ड ने। तो इस अगर डीजी साहब मुनासिब होता अगर डिपार्टमेंट अपने रिप्लाई में ये जो जितनी मरतबा केस बोर्ड के पास गया है और इसकी तफसील अभी हाउस के सामने आपने रखी, अगर ये रिप्लाई में होता तो ये हमारा टाइम बच जाता, ठीक है ना। मेंबर्स के लिए तो ये था कि भी 10 साल के अरसे के दौरान बोर्ड के पास कोई लामहदूद इख्तियारात नहीं है कि वो फाइनेंशियल मैटर्स में भी अपनी मर्जी करे, एक लिमिट्स में चलना है उन्होंने। तो इसीलिए ही ये क्वेश्चन रेज हुआ कि वो 10 साल का फिर फ़र्क कहाँ से निकला ना जी। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, जो इन्होंने
अपने प्री पीएससी मेरा ख्याल है जवाब दिया है, उसके अंदर ऑडिट जो है इसकी इनकी प्रोब रिपोर्ट के साथ एग्री नहीं करता। टू द एक्सटेंट के ये 8 इयर्स में क्यों नहीं रिवाइज हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो प्रोब में इन्होंने मेंशन नहीं किया। मैं ऑडिट वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका इनके साथ डिसीजन हो जाना वो इस फोरम के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। अगर हम जहाँ समझेंगे कि आपने इनके साथ देखे ना, पैरा आपने बनाया 78.644 का, और अब आप कहते हैं कि इसको हम सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस को और चेयर को कि इसके अंदर एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट जो है इस हाउस के अंदर पेश होनी चाहिए, क्योंकि हम एग्री नहीं करते इस प्रोब रिपोर्ट के साथ। एक डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन लेवल का आदमी प्रोब करता है डिपार्टमेंट के अंदर, और ऑडिट भी किसी हद तक पार्शली उससे एग्री करता है, पार्शली नहीं एग्री करता। इसके अंदर एक डिटेल इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, उसके अंदर सारे जो डिपार्टमेंट की राय है वो भी आ जाएगी और ऑडिट की राय भी आ जाएगी, सबकी राय, फिनांस की राय भी आ जाएगी। लॉ डिपार्टमेंट से भी इसके मुतालिक पूछ लें क्या बीओडी ऑथराइज्ड है इन रेट्स को कम करने का या जो भी सूरत हाल है। जी ऑनरेबल मेंबर्स की क्या राय जी? अच्छा जी, इस पे ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब आप स्पेशल सेक्रेटरी से नीचे नहीं होंगे ऑफिसर, साथ आप ऑडिट का एक नुमाइंदा शामिल करेंगे और एक फाइनेंस का, तो इसकी एक डिटेल इंक्वायरी करके टोटल मैटर पे, तो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आप इसको सबमिट करवा दें जी, फिर उसके बाद इसका फैसला करेंगे इस पैरे का। अब नेक्स्ट नहीं, मेरी सबमिशन मैंने वो दरख्वास्त की थी कि कंपोजिशन जो आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर पैरास को डील करने के लिए बनाई हुई है उसकी कोई कॉपी हमें फराहम फरमा दें। मिनट में वो आ रहे हैं सर। वो प्रिंटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था जी, तो वो प्रिंटर अवेलेबल नहीं था, तो वो एसओ जो है ना सर महकमे से लेके आ रहे हैं सर, ही इज एन रूट, आ रहे हैं रास्ते में सर। नहीं, प्रिंटर अवेलेबल क्या नहीं है, इतना कम नहीं कर रहा अपना हार्ड कॉपी सर नोटिफिकेशन की ना सर। हार्ड ये साथ ही महकमा कॉपी चले, आप वर्बली बता दें उसकी जरा कंपोजिशन। जी सर, उसमें जो डीएसीज और एसडीएसीज है ना उसमें डेलीगेशन ऑफ नहीं, डीएसी तो आपके एम्बिट में नहीं है, वो तो डिप्टी कमिश्नर करता है मेरे ख्याल। नहीं नहीं सर, डिपार्टमेंट की जो डीएसी है ना सर वो डिपार्टमेंट ही करता है सर। एसडीएसी नहीं करते आप तो? नहीं दोनों ही करते हैं सर। दोनों करते हैं जी सर, डीएसी और एसडीएसी जो है सर वो एडिशनल सेक्रेटरी को डेलीगेटेड है एडमिन को, और जो प्री पीएसी है ना सर वो स्पेशल सेक्रेटरी साहब को डेलीगेटेड है। नहीं, क्या कंपोजिशन आपने बताई? सर जो डीएससी और एसडीएससी का जो कन्वीनर है वो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन है सर, अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ऑडिट ऑफिसर। एडिशनल सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं? सर मैं हूँ सर। आप हैं सर? आप करते हैं? जी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं सर कि ये 2022 का हम पैरा अब टेकअप कर रहे हैं सर, इससे प्रीवियस पैरास भी पेंडिंग हैं? डेफिनेटली हैं सर। डेफिनेट है। तो आप अगर आपके अंडर एक कमेटी बनी हुई है तो आपने कितनी मीटिंग्स करते हैं पर एनम? पर एनम तो सर हमारी कोशिश होती है कि महीने में कम से कम जो ना 1 या 2 मीटिंग जरूर करें ऑन एवरेज। नहीं, ये तो आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे डिटेल रिपोर्ट एक फर्निश करें इस हाउस को जी ठीक कि है। आपने इन पैरास को सेटल करने के लिए कितनी मीटिंग्स कॉल की और अब तक ये पैरास जो हैं डिलेड क्यों हैं, ये क्यों नहीं अभी तक सेटल हो रहे हैं। ठीक है, इसकी डिटेल रिपोर्ट करें और फिर हम देखेंगे कि अगर आपकी जो है ये यहाँ पर जो आप कह रहे हैं आपकी वर्किंग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर ये हाउस इन कैमरा मीटिंग करके
देखेंगे कि हम इसके खिलाफ क्या प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप रिपोर्ट। अच्छा, इसमें ऐड कीजिएगा ज़रा, शेख साहब बताइएगा कि जो आपका कंपोजिशन है इंटरनल ऑडिट की, वो क्या है, वो ज़रा हाउस को अप्राइज कर दीजिएगा। सर ये DSC, STAC और प्री-PAC हम सर रूटीन में, क्योंकि अब ये मीटिंग एक दफ़ा रीशेड्यूल हुई है, तो हम रूटीन में एडिशनल सेक्रेटरी साहब, स्पेशल सेक्रेटरी साहब ये पैरास को देखते रहते हैं। हमने एक ऑडिट के लिए एक डेडिकेटेड रिसोर्स भी रखा हुआ है, तो उसको सर रिव्यू करते रहते हैं। फाइनेंस की क्या राय है जी, इस पे ज़रा बताइएगा। सर ये दो चीज़ें हैं, एक तो DSC STAC की बात कर रहे हैं, उसमें फोकल पर्सन एडिशनल सेक्रेटरी जैसे हैं। नहीं, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि भी डिपार्टमेंट की जो कंपोजिशन ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो क्या होनी चाहिए और क्या है। सर इंटरनल ऑडिट फिर दूसरा सब्जेक्ट है, उसकी कंपोजिशन ये होगी कि सेक्रेटरी साहब के साथ एक होली सोली का ऑफिसर होगा जो इंटरनली रूल्स एंड रेगुलेशंस और फाइनेंशियल के ऊपर एडवाइस करके कोशिश करेगा कि पैरे ना बने उसके ऊपर। वो इंटरनल ऑडिट सर, वो शायद डिपार्टमेंट ने ना बनाया हो तो वो बना दें सर। ऑडिट की क्या राय है जी इसमें? सर इसमें जो है PFM एक्ट है फेडरल का, और प्रोविंशियल ने भी उसको अडॉप्ट कर लिया है। चीफ इंटरनल ऑडिटर होगा हर डिपार्टमेंट के अंदर, वो एक इंडिपेंडेंट सीट होगी, वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट करेगा बोर्ड को, ऑडिट बोर्ड को जो बनाएंगे। एक ऑडिट बोर्ड होगा ऊपर, और उसके नीचे चीफ इंटरनल ऑडिटर होगा। फिर उसके बाद इनका एक प्री ऑडिट सिस्टम होगा। प्री ऑडिट सिस्टम को एक इनका डायरेक्टर फाइनेंस होगा या CFO होगा, वो हेड करेगा। ये मैं आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द कंपनी। और उसके ऊपर दो ऑडिट होंगे, एक एक्सटर्नल ऑडिट होगा जो इनका स्टैचुरी ऑडिट होगा, चार्टर्ड फर्म करेगी, और सेकंड इनका कंप्लायंस ऑडिट होगा जो हम आपके सामने AGP करेगा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा। ये इनका टोटल ऑडिट का इंटरनल और एक्सटर्नल का दोनों का मिक्स होगा। तो इंटरनल ऑडिट में ये है कि डिपार्टमेंट्स आर वेरी वीक, तो आपके फोरम से अगर मुनासिब डायरेक्शन जाती है तो इंटरनल ऑडिट को इसीलिए इसको डिस्कशन में लेके आ रहे हैं हम, ताकि मिल के इस पे एक अच्छा कोई मुश्तरका तौर पे यूनानिमसली कमेटी की तरफ से एक डायरेक्शन जारी की जाए, इसलिए ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है जी। एडिशनल सेक्रेटरी साहब, जी सर, परमिशन ऑफ द चेयर। ये कंपनी सर, ये सर कंपनी दो तरीके से पब्लिक सेक्टर में इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। पब्लिक सेक्टर में दो तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। एक तो जो एग्जिस्टिंग रजीम है, जैसे SCCP में गवर्नमेंट अपनी इक्विटी रेज करके तो एक कंपनी बना सकती है, वो भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं, PSO। दूसरा ये होता है कि आप उसके लिए एक एक्ट बनाते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो बहुत सारी अथॉरिटीज़ कॉर्पोरेशन जो हैं वो एक्ट के तहत बनती हैं, और अगर चाहे गवर्नमेंट तो इक्विटी के जरिए भी एक कंपनी रेज कर सकती है, बना सकती है, जिस तरह से मौजूदा कंपनी का क्या स्टेटस है? ये सर ये सर SCCP में रजिस्टर्ड है, सेक्शन SCCP में रजिस्टर्ड है जी सर। फिर ठीक है। अच्छा, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, आप बताना पसंद फरमाएंगे कि ये आपके कितने सालों के पैरे जो हैं पेंड है? सर ये ऐसा आपके पास डिटेल है? नहीं, इस वक्त तो नहीं है सर, आज की मीटिंग के हवाले से। देखे ना, आप इस फोरम पे तशरीफ लेके आए हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड होके आते, आपके पास तो हर चीज़ होनी चाहिए, आप उसको हेड भी करते हैं पैरास को सेटल करने के लिए, और आपके पास कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि आपका जो इंटरनल मैकेनिज़्म पैरास के मुतल्लिक है उसके अंदर आप लीस्ट इंटरेस्टेड हैं, और उसके अंदर ना तो आप मीटिंग्स करते हैं, ना पैरास को जो है वो कोशिश करते हैं। आप assumption पे बात कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा सर इसमें इंटरजेक्ट करूंगा सर कि ये हम बाकायदा मीटिंग भी कर रहे हैं। एक मिनट, आप 1 मिनट ऑनरेबल मेंबर को बात करने दें, फिर उसके बाद आप बताएं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मुझे इम्प्रेशन जाता है वो ये जाता है कि जो इतने पैराज सालों के पेंडिंग हैं, अगर डिपार्टमेंट उन पैराज को सेटल करने की तरफ जाए तो PAC के अंदर पैराज जो है वो कम आए। अभी ये देखें ना, 2022 हम टेकअप कर रहे हैं, इनके प्रीवियस ईयर्स के भी शायद पेंडिंग होंगे आपके पास, चूँकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन है हम लेटेस्ट पैराज को जो है ना वो टेकअप कर रहे हैं। तो आप बताना पसंद फरमाएंगे कि आपके पास कितने सालों के पैराज जो है वो पेंड है?
सर इसमें गुजारिश ये है कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने जब इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है अप्रॉक्सीमेटली लाइक 2 months अगो, तो देयर वर मोर देन 900 पैरास दैट वर पेंडिंग, और इस वक्त भी उस वक्त जब मैंने उनके ईयर्स कौन से हैं? सर दे वेरी सर एग्जैक्टली इस तरह तो मुझे 931 के जो पैराज हैं उनके वो ईयर्स नहीं पता कि किसका कौन सा पैरा का ईयर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सबसे ओल्डेस्ट है ना इट इज़ लाइक 2015 और 16 ईयर्स शेख साहब, मैं गुजारिश करूँगा आप इस अगस्त फोरम के अंदर के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और आपने अपनी कंपोजिशन भी बताई है कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब उसे ऐड करते हैं। अब एडिशनल सेक्रेटरी साहब के जवाब से आप मुतमिन हैं? सर मेरी क्या ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज़्म है? अब वो कहते हैं मैं दो महीने से आया हूँ, तो 2 महीने से अगर ये आए हैं तो इनके जो पिछले साहब हैं उनका रिकॉर्ड भी तो मौजूद होगा। इन्होंने आगे स्टडी नहीं किया 2 महीनों के अंदर, जब पीएससी का 1 महीने पहले आपको नोटिस किया हुआ है तो आपको तो वेल प्रिपेयर्ड आना चाहिए। अब देखें ना, हम अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं आप कहते हैं जी हमें इल्म नहीं है, हम देखेंगे, हम बताएंगे, तो ये तो फिर फ्यूटाइल एक्सरसाइज है या मीटिंग करने के लिए? सर नहीं, लेट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आंसर। सर आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सर कुछ कोताही है, हमें डाटा लेकर आना चाहिए था। हम सर इस पे एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करते हैं, और जिस तरीके से आज डिस्कशन और गाइडेंस हुई है हम अपना इंटरनल जो मैकेनिज़्म है इसको सर और बेहतर करते हैं। इस वक्त हम अपनी कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि वहाँ पे इंटरनल ऑडिट को बेहतर किया जाए, लेकिन हम डिपार्टमेंट के ऊपर भी सर करके आपको कंप्लाइंस देते हैं। तो उसमें बिल्कुल सर आई एग्री कि ये थोड़ी कोताही हुई है सर। शेख साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये लॉस टू दी एक्सचेकर है, ये डंप हुआ है, कितने सालों के पैराज मौजूद हैं, इसके अंदर जो ऑन गोइंग ईयर्स हैं इसके अंदर तो चले कुछ सेटलमेंट होगी, कुछ सेटलमेंट हो जाएगी। अभी हम पूरी तरह इसको गो थ्रू नहीं कर सके, लेकिन जो प्रीवियस पेंडिंग पैराज पड़े हैं उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो अभी तक पेंड पड़े हुए हैं। तो अगर डिपार्टमेंट जो है वो अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम नहीं करता, अपना कोई इंटरनल मैकेनिज़्म जो है वो जज़ा सज़ा का नहीं करता, तो ये फिर अदारों की कमज़ोरी है। मुझे बताएं बेटर गवर्नेंस कैसे आएगी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे अपना काम नहीं करेंगे? अब ये मुझे एडिशनल सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। मैं हाइपोथेटिकल कौन सी बात कर रहा हूँ? क्यों जी एडिशनल सेक्रेटरी साहब, मैंने कौन सी बात है हाइपोथेटिकल की है जी? सर मैंने तो आपसे, आपके पास डाटा मौजूद नहीं है, मैंने तो आपसे उसकी डिटेल मांगी है, और ये आपका जो जवाब देने का सलीका है ये दुरुस्त नहीं है। सर मैं आपकी इजाज़त से जवाब दूं। एंड आई थिंक एडिशनल सेक्रेटरी साहब, आप अपने बिहेवियर को दुरुस्त करें। इस फोरम के ऊपर इस किस्म की बात कि आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। सर पहले तो माय रिग्रेट्स अगर आपको कोई बात इसमें बुरी लगी है, पहली बात तो ये है सर। दूसरी सर ये है कि मैं तो अपना केस प्रेजेंट कर रहा हूँ ना सर, आपको जज तो आपने करना है, यू आर द जज, ठीक है, वी आर द प्लीडर्स, वी आर प्लीडिंग आवर केस ना सर इन फ्रंट ऑफ यू। यू आर प्लीडिंग बट इन गुड वर्ड्स यू शुड प्लीड इट। मैंने सर कह दिया उस पर माय रिग्रेट्स। ओके थैंक यू जी शेख साहब। आप बात करना चाह रहे थे? जी सर मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, और मैंने इसलिए डिपार्टमेंट के बिहाफ पे एग्री और एक्सेप्ट किया कि हमें चीज़ों को और बेहतर करने की ज़रूरत है, विच वी विल डू, एंड कंप्लायंस रिपोर्ट हम इस फोरम को सर सबमिट करेंगे। चलो, अब गुजारिश ये है कि नंबर 1 ये डायरेक्शन है इस फोरम के हवाले से कि आपको अगर तो आपका इंटरनल ऑडिट विंग एक्टिव है तो उसको मज़ीद बेहतर करें। जिस तरह
अगर नहीं है तो उसको मौसर कारकर्दगी के लिए आप उसको इमीडिएटली उस पर काम करें, ताकि इस फोरम के और जो फाइनेंशियल आपके मैटर्स हैं उसमें डिसिप्लिन के लिए वो मौसर अंदाज में काम कर सके। ये डायरेक्शन है हमारी तरफ से, नंबर 1। नंबर 2, जो नेक्स्ट रिमेनिंग एजेंडा है पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का, उसको हम मौखर कर रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर फिर आपको नेक्स्ट बता देंगे जब फिर वो उस पर हम मिल के बैठेंगे जी। और थैंक यू वेरी मच जी, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।